कि फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं है, यानी आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं या मंसूबा बनाया जा सकता है, इस पे सवाल उठ सकता है। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, के रहमान खान साहब, जो कि साबिक मरकजी वजीर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। सर, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वो वजारत दाखिला जिससे लगातार एहतजाजी मुजाहिरीन ये पूछते रहे कि एनआरसी के हवाले से आप क्या मंसूबा रखते हैं, वो वजारत दाखिला आज पार्लियामेंट में पहली बार ऐलान करती है कि फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि पुश बैक हुआ है सरकार की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें कोई खास दिलचस्पी है, क्योंकि देखिए सिटीजनशिप एक्ट इज वेरी क्लियर। उसमें ये कहा गया है कि आपको एनपीआर करना पड़ेगा। एनपीआर के बाद आपको वही डेटा जो कैप्चर होगा एनपीआर में जी, वो, क्योंकि वहाँ डाउटफुल सिटीजन एन्यूमरेशन के टाइम पे एन्यूमरेटर को कहा गया है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि क्वेश्चन जो आंसर से, तो वो डाउटफुल सिटीजन मार्क कर सकता है जी। जब डाउटफुल सिटीजन मार्क कर देता है तो आप वो डेटा हुकूमत के पास रहेगा। उसके बाद में आप एनसीआर करें या ना करें, ये एनपीआर का डेटा ऑटोमेटिकली एनसीआर बन जाएगा। एनआरसी जी, एनआरसी जी। नहीं तो आपको लगता है कि एनपीआर को लेकर भी सरकार का मंसूबा है, उसके ताल्लुक से भी इन्हें तस्वीर साफ करने की जरूरत है? जरूरत है। एनपीआर में सिर्फ देखिए, एनपीआर में के एन्यूमरेटर को वो पावर नहीं देना चाहिए कि ये, अगर आप वो पूरे सवालात के बाद अगर वो नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो एनपीआर यानी जो delegation of power, excessive delegation of power to an enumerator beyond his capacity, उसे judicious decision लेने का दखल है, तो that should go. Marking NPR में doubtful citizen has to go. जी। के रहमान खान साहब, 1971 के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान से आए, उन्हें एनआरसी में शामिल किया जाएगा, यानी उन्हें शहरियत नहीं मिलेगी। और सीए ये कहता है कि 2014 तक 3 जगहों से जो कम्युनिटीज आई हैं उन्हें शहरियत दी जाएगी। ऐसे में एनपीआर के हवाले से आपका ये कहना है कि एनपीआर के हवाले से भी तस्वीर सरकार को साफ करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनआरसी को लेकर जो वजाहत पेश की गई है इससे काम नहीं चलेगा? आपका ये कहना है कि एनआरसी के हवाले से फिलहाल तौर पर एक ऐलान कर दिया जाना पूरे मसले का हल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, सजेशन और क्या मुतालबा कर रहे हैं? मैं 3 सजेशन देना चाहता हूं हुकूमत को। एक जो सीएए में अमेंडमेंट हुआ है जी, वो अगर आप उसको अलग अलग कम्युनिटी करके मुस्लिम कम्युनिटी को जो आइसोलेट किए हैं असल में जी, अगर एक्ट में यही सिर्फ इतना कहे जाए कि, लेकिन के रहमान खान साहब, बाज लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी को आइसोलेट करने को लेकर ऐतराज नहीं है, उनको ऐतराज सिर्फ और सिर्फ एनआरसी को लेकर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका कहना ये है, बाज एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना ये कि ठीक है आप सीए लेकर आइए, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप एनआरसी लाकर फिर मुसलमानों को देश से बाहर कर रहे हैं। नहीं, मैं यही सजेशन कर रहा हूँ कि ये एक परमानेंट डिवाइड कर दी है बाय दिस अमेंडमेंट ऑफ सीएए जी, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को माइनॉरिटीज में 2 फरीक बना दी है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आइंदा चलकर बहुत इसके इम्कानात होने वाले हैं। ठीक, ये सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें ये अमेंडमेंट लाए कि माइनॉरिटीज इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनका पर्पस सर हो जाएगा जी। दूसरा एनपीआर, यानी आप ये कह रहे हैं अगर मुसलमानों को सीए में अमेंडमेंट करते हुए ऐड कर लिया जाता है तो फिर आप एनआरसी भी ले आइए, आपको दिक्कत नहीं? मुसलमान लफ्ज आने की जरूरत नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जात का वर्ड नहीं, मुस्लिम, हिंदू, कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए कि कोई मजहब का नाम नहीं है जी।
जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मजहब का नाम नहीं है तो कानून में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है एनपीआर में जो आप अगर आइडेंटिटी कार्ड या किसी भी पर्पस की एनपीआर ले रहे हैं तो डेलीगेशन ऑफ पावर जो दिया गया है कि लोकल एन्यूमरेटर को, कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कोई भी आंसर से तो उसको डी मार्क करें, और डाउटफुल सिटीजन की तो डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उसमें से एनआरसी आसानी से बन सकता है बगैर किसी देखे। जी के रहमान खान साहब, जिस तरह से एनपीआर को लेकर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और वजह ये है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मांगी जा रही है एनपीआर में, ये खास वजह है एहतजाज की, एनपीआर की मुखालिफत करने की। इससे पहले भी 2010 में एनपीआर लागू किया गया, लेकिन उस वक्त कांग्रेस कहती है कि एहतजाज नहीं हुआ, और जब कांग्रेस से ये सवाल किया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उस वक्त नहीं मांगा गया था और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस वक्त मांगा जा रहा है। इसी वजह से हम शको शुबहात की नजर से गवर्नमेंट के इस कदम को देखते हैं। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, क्या आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन एनपीआर में ना मांगा जाए, जिसके बाद आप एनपीआर करा लें? एडिशनल इंफॉर्मेशन सही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। तो दूसरी बात जो है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पर एनपीआर हुआ था तो तब कोई एहतजाज नहीं हुआ था। कांग्रेस के जमाने में ये जो भी एनपीआर हुआ है वहां ये डायरेक्शन नहीं था कि डाउटफुल सिटीजन को अलग कर दिया जाए। जी, ये गुमराह कर रहे हैं। ये आज सबसे मुश्किल जो आने वाली है आइंदा कि डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट आप बन जाएगी, बात उनको उसमें से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सिटीजन को, जहां तक कि ट्रिब्यूनल तक जाना पड़ेगा। वो यूपीए के वक्त पर पूरे एनपीए में जो भी एन्यूमरेशन हुआ था कहीं भी डाउटफुल सिटीजन नहीं था। ठीक है के रहमान खान साहब, जिस तरह से वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में आज पहली बार ऐलान किया एनआरसी को लेकर, वो एनआरसी जिसको लेकर लगातार सरकार से सवाल किया जाता रहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अलग तरह के बयान देते हैं तो अमित शाह अलग तरह के बयान देते हैं, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से ये कहा गया कि अगर ऐसी बात है तो पार्लियामेंट में इस तरह का बयान दे देना चाहिए और मंसूबे के हवाले से वाकिफ करा देना चाहिए लोगों को। आज जिस तरह का बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि फिलहाल एनआरसी के हवाले से कोई मंसूबा नहीं है। इसमें फिलहाल जो वर्ड है वो काफी मानाखेज हो जाता है, बहुत डेंजरस है वो। जी, फिलहाल जो है आपने सही कहा, फिलहाल फॉर द मोमेंट इट मे बी आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, फिलहाल एनपीआर जो हो रहा है उसके तब तक एनसीआर का एनआरसी का नहीं, वो फिलहाल यानी फ्यूचर में इनका प्लान होगा। जी, यानी ये पूरी साफ तौर पर दिखाता है कि फिलहाल जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। नहीं, ये फैसला एक गुमराह करने का फैसला है। तो ये फैसले से देखिए, पहली बात है कि हुकूमत ने ट्रस्ट खो लिया है। एक सेक्शन का ट्रस्ट हुकूमत में नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि ट्रस्ट बिल्डअप करें। जी, ट्रस्ट इसी वक्त बिल्डअप होता है। तो इस ऐलान के बाद क्या लगता है कि खोया हुआ यकीन जो खो चुकी है सरकार, आपके मुताबिक क्या लगता है वो वापस मिलेगा सरकार को? इसमें आप पहले सरकार ये करना है कि एनपीआर और एनआरसी का जो भी है ये पोस्टपोन कर देना चाहिए। पूरे डिस्कशन के बाद इसमें जो हमारे शक व शुबहात हैं माइनॉरिटीज के, खासकर मुस्लिम्स के, उसको एड्रेस करने के बाद आप एनपीआर भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका ये कहना है कि सीए में मुसलमानों को ऐड किया जाए, उसके बाद आप एनपीआर करें या फिर आप एनआरसी करें? यस जी। और आज जो फैसला लिया गया कि एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं है फिलहाल, क्या लगता है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उन मुजाहिरीन पे इस फैसले का कोई असर पड़ेगा? नहीं, वो फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक एनपीआर नहीं होगा, फैसला नहीं होगा। जी के रहमान खान साहब, आपके पास हम लौटेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस बीच हमारे बीच एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्वनी उपाध्याय साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। अश्वनी उपाध्याय, लगातार आप कई बार हमारे साथ हमारे डिबेट में भी मौजूद रहे और इस हवाले से हमने कई बार आपसे बातचीत की है कि अगर एहतजाजी मुजाहिरीन को यकीन नहीं होता है तो पार्लियामेंट में इस हवाले से बयान दे देना चाहिए वजारत दाखिला को। आज वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में पहली बार एनआरसी को लेकर ऐलान किया और जो मंसूबा सरकार रखती है
उस पर कहीं ना कहीं तस्वीर किसी हद तक साफ की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फिलहाल वर्ड है, फिलहाल लफ्ज है, वो काफी मानाखेज हो जाता है, क्योंकि इस बयान में ये कहा गया है कि फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी नहीं लागू की जाएगी, यानी आने वाले दिनों में सरकार कोई मंसूबा इस हवाले से जरूर रखती है। अश्वनी साहब, देखिए पहली बात तो आपको सबसे बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों की वोट की दुकान बंद होने वाली थी, अब उन लोगों ने धर्म के आधार पे विभाजित करने की कोशिश की, खासतौर पे मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश की जी। ये कानून एनआरसी और एनपीआर तीनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों को एक साथ जोड़ दिया और वो जोड़ने में काफी हद तक सफल भी हो गए। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, काफी हद तक वो सफल हुए अपने उन खराब मंसूबों में। तो ये कानून भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं है, वो बना है केवल 3 देशों के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए। दूसरा एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं जाएगा, उसमें केवल जानकारियां पूछी जाएंगी। फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसको लेकर फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? हाँ, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हंगामा उन लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। देखिए कोई भी चीज स्टेटिक तो होती नहीं सना जी, मतलब कभी ये भी होगा कि हमारे आपके पिताजी कभी 8वीं पास होते रहे होंगे, अगली जनरेशन आई जिसने 9वीं 10वीं पास कर लिया, अगली जनरेशन आई 12वीं पास किया, हम लोग ग्रेजुएट हो गए अपने जनरेशन में, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी शायद हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो और भी आगे पढ़े लिखे। तो ये स्टेटिक नहीं हो सकता ना। एनपीआर में बेसिक उसका पर्पज क्या था? उसका पर्पज था डेवलपमेंट करना। ये सवाल अगर मान लो कहीं पे एनपीआर होता है और पता चला कि किसी एक गांव में किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है 100 सिलेंडर गया है, तभी तो पकड़ में आएगा कि हाँ मतलब भ्रष्टाचार हो गया। किसी एक गांव में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो फिर ये उससे ये पता किया जाएगा क्या कारण है, क्या यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल की कमी है, क्या दिक्कत है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर मदर का बर्थ प्लेस क्यों मांगा जा रहा है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर मदर का बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है तो उसमें दिक्कत हो क्या रही है? आपको अपनी मदर के बर्थ प्लेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे अपनी मदर का बर्थ प्लेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे अपने फादर की। ये तो दिक्कत जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? सवाल तो ये उठता है ना अश्वनी जी, क्या जिनके पास नहीं है, मुल्क में कितनी आबादी रूरल एरियाज में रहती है वो हमें मालूम है। रूरल एरियाज में दो वक्त की रोटी लोग नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे में कागज कैसे जुटाएंगे? सना जी बहुत अच्छा सवाल किया। कागज तो मांग ही नहीं रहे, कागज तो मांग ही नहीं रहे, और सबको अपने मामा का घर पता होता है। क्यों बर्थ सर्टिफिकेट कागज नहीं है? अरे बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ मांग रहे हैं आप? एक बार जरा अच्छा हुआ आप ही लगता कंफ्यूज हो रही है जी। कंफ्यूज नहीं हो रही है सर, आपसे सवाल पूछिए ताकि आप कंफ्यूजन जो पैदा है उसको दूर कर दें। जी, एनपीआर में एक भी कागज नहीं मांगा जाएगा, किसी से नहीं मांगा जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से केवल जानकारी पूछी जाएगी। ये पूछा जाएगा आपका नाम बता दो, आप कितने पढ़े लिखे हो। सर कागज के तौर पर देखिए बर्थ प्लेस मांगा जा रहा है माँ का, ठीक है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट उनका होगा उनके पास तब ना, तभी वो प्रूफ कर पाएंगे ना, तभी वो टिक पे निशान लगा पाएंगे ना। यस और नो? सना जी आप सवाल पूछ रही हैं या जवाब दे रही हैं? सर जवाब नहीं दे रही, सवाल पूछ रही हूँ ताकि आप तस्वीर साफ कर सकें। तो मैं तस्वीर साफ कर रहा हूँ। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में किसी से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, केवल जानकारी मांगी जाएगी। माता का नाम पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, इसमें डॉक्यूमेंट कहाँ मांग रहे? और अगर मान लीजिए कोई ये पूछा जाता है कि आपकी माता जी का घर कहाँ है, तो सबको अपने मामा का घर तो सबको पता है, लोग अपने मामा के घर जाते हैं, मामा का गांव, मामा का मोहल्ला, मामा का घर का पता सबको पता होता है, उसमें डॉक्यूमेंट तो मांगे नहीं रहे। नहीं तो फिर जब 2010 में एनपीआर हुआ था उस वक्त हंगामा नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल यही है अश्वनी जी। सवाल ये, हाँ वो हंगामा करने की हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के पास कोई और मुद्दे नहीं है। हम तो चाह रहे थे कांग्रेस भ्रष्टाचार पे हमसे बहस करे, बेरोजगारी पे हमसे बहस करे, हमसे घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी पे बहस करे, हमसे और विषयों पे बात करे जिससे जो जनता के विषय है उस पर बहस करे। जनता उस कांग्रेस के पास उस पर बात करना नहीं चाहती है। कांग्रेस ले दे के केवल एनआरसी आएगा। अरे एनआरसी क्या भारत के लोग ये बनाया क्या? प्रधानमंत्री ठीक है, लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं वो अपने शऊर पे और खुद को लेकर और खुद जो समझ जितनी रखते हैं उसको लेकर एहतजाज नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं सियासी एहतजाज है। हमारे साथ के रहमान खान साहब भी लगातार जुड़े हुए, अश्वनी उपाध्याय हमारे साथ बने रहिएगा, इस बात पर रिएक्शन उनका लेना बेहद जरूरी हो जाता है। के रहमान खान साहब, आपने सुना अश्वनी उपाध्याय साहब को, उन्होंने कहा कि जो एहतजाज हो रहे हैं कहीं ना कहीं वर्गलाया जा रहा है लोगों को और एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोगों को डरने की जरूरत है।
देखिए, ये जो एहतजाज हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, नंबर वन। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट से ये एहतजाज इतनी दूर तक नहीं चल सकता। आज ये हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि इस एहतजाजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितनी दिक्कत होती है पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर वो कांग्रेस या और कोई पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहे हैं तो वो अपने आप को ये गुमराह कर रहे हैं। फिर बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कांग्रेस का नाम ले रही है? नहीं लेते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है तो बीजेपी इतने आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ले? ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी आंख मूंछ के रहेंगे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी और इनकी मनमानी करने देंगे, ये गलतफहमी है। अगर मुल्क में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें दिलचस्पी जरूर लेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एहतजाज पॉलिटिकल पार्टीज करवा रहे हैं जी। दूसरी इन्होंने बात ये कही कि एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट पूछा ही नहीं जाएगा। ये किसको गुमराह कर रहे हैं, ये किस लोगों को गुमराह कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट के लिस्ट दिया गया है, वो एन्यूमरेटर को दिखाना पड़ेगा, उसको देना नहीं पड़ेगा। यही सवाल मैंने उनसे किया था। एन्यूमरेटर को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद एन्यूमरेटर को ये पावर दिया गया है कि इसके बावजूद अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो डी डाला जाए, डाउटफुल डाला जाए। तो ये जो है ये बिल्कुल गुमराही बात है कि कोई कागज पूछ जाएगा 3 विटनेस, और ये भी कह रहे हैं कि बाजू के 3 विटनेस दे देंगे। तो ये सब कानून में बिल्कुल नहीं है, रूल में बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने कहा कि एनपीआर अलग है, एनआरसी अलग है, सीएए अलग है, सब बकवास है। ये तीनों एक ही एक्ट में मेंशन किया गया है। सिटीजन एक्ट में सीएए भी है और एनपीआर भी है, एनआरसी भी, एक ही एक्ट में, अलग एक्ट नहीं है इसके। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो आइन मकसद है कि आइसोलेट करने का, वो तो सीएए में आइसोलेट कर दिए। अगर कानून, हम भी कानून जानते हैं, मैं 25 साल पार्लियामेंट मेंबर रहा हूं, इस तरह का बकवास कानून ला के कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहे हैं ये। अरे रहमान साहब बहुत वरिष्ठ है, आप कम से कम इतना राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे झूठ मत बोलिए। आप सीनियर लीडर है कांग्रेस के। अरे आप सीनियर लीडर है, आप ऐसे झूठ मत बोलिए प्लीज। झूठ, आप पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। आपका अभी 1 तारीख से इंतजार शुरू हो रहा है। अलग आपने कहा 3 एक्ट अलग अलग हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक ही सुनिए, तीनों का मेंशन है। सुनिए मैं आपको जवाब देता हूँ। इस समय सीए के खिलाफ 150 PIL फाइल हो चुकी है और 150 में से 20 PIL में कांग्रेस के बड़े वकील अपीयर कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे हैं, अभिषेक सिंघवी अपीयर कर रहे हैं, राजीव धवन अपीयर कर रहे हैं, मनीष तिवारी अपीयर कर रहे हैं, विवेक तनखा अपीयर कर रहे हैं, के सोसी अपीयर कर रहे हैं। आपके सारे बड़े नेता सीए के खिलाफ जो PIL चल रहे हैं उन्हें अपीयर कर रहे हैं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, आप लोगों को सुनिए, लोगों को भड़काने की बजाय आप बोलिए कब हम इंतजार करेंगे वो जी। लेकिन अश्वनी साहब, ये बात भी आया है, लोग इसे जानते भी हैं और नोट भी करते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां इस हवाले से एहतजाज का, प्रोटेस्ट का साथ देने बहुत देर बाद आई, क्योंकि आवाम ही पहली बार सबसे पहले वो निकल चुके थे रोड पर। ये आप भी बजाय जानते होंगे। सना जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 200 लोगों की बारात बुलाने में 1 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2000 लोग 2 महीने से बैठे हुए। कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कौन उनको सुबह शाम खाना खिला रहा है, कौन उनको सुबह चाय नाश्ता दे रहा है? बिना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हो ही नहीं सकता है। बिना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, ये बात सियासी है, लेकिन अगर एनपीआर के हवाले से बात की जाए, अगर मैं गलत होंगी, जो जिस तारीख की मैं बात करने जा रही हूँ, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा। 2003 में शायद उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस वक्त कहा गया था कि हम एनआरसी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद अभी एनपीआर को लेकर ये बातें होती रही और सरकार की तरफ से भी इसका जिक्र किया गया, अश्वनी उपाध्याय, कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। अश्वनी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनको आवाज हमारी नहीं आ पा रही है।
अश्वनी साहब को आवाज मिल पा रही होगी तो जवाब दीजिएगा, लेकिन के रहमान खान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। के रहमान खान साहब, आपने सुना अश्वनी उपाध्याय की बातें। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टियों की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वर्गलाया जा रहा है, तभी लोगों को इतनी बड़ी तादाद सड़कों पर उतर पा रही है और प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर पा रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं या कर रही हैं बतौर एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए? इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों की बात की, मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर और जैसा कि उसमें वो कोई मुसलमान नहीं है या पार्टी से लगे नहीं हुए हैं, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, हर सेक्शन, और हमारे सिख भाई क्या तादाद में आके वो शाहीन बाग में खाना खिला रहे हैं, लंगर लगाए हैं। उनको वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जमे? वो तो अकाली दल या वगैरह के जो इनके अलई से वो उनको क्या बताते हैं? वो कौन सी पार्टी से जमे हुए? कल हिंदू के एडिटर एन राम ने जो मुल्क में उनका नाम है, वो कहते हैं कि इनके इंटेंशन खराब है। हर यानी इनको इनके सामने कोई इंटेलेक्चुअल है वो भी खराब, वो भी बयास है। हर आदमी बयास है जो इनकी बात को नहीं सुनता। तो इनको अक्ल देना चाहिए, अक्ल आना चाहिए कि पूरा मुल्क सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का सवाल है। इनकी दादागिरी चल रही है। मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी 322 वोट लेके मेजॉरिटी रखी, ये कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, इनको खुली लगाम लग गई है। ये नहीं चलता हुकूमत में और कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए आज जो लड़ाई हो रही है एनपीआर, एनआरसी और सीएए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई है। ये जो आजादी के टाइम पर जो महात्मा गांधी ने हमको इसका पीसफुल एजुटेशन का एक दिया था, जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस तरह से एजुटेशन पीसफुल चल रहा है। इसमें लोग तशद्दुद लाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो फायरिंग भी कर रहे हैं, हर चीज कराने में ये माहिर है। जी। तो एक तरफ आपको नहीं लगता कि रहमान खान साहब, एक तरफ सरकार इस हवाले से फौरी तौर पर जो कंफ्यूजन पैदा है उसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ जो एहतजाज हो रहे हैं उससे उस पर इल्जाम भी सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये कैसा सरकार की तरफ से उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश आप समझ सकते हैं? सना जी एक मिनट जरा मैं आपकी बात रखता हूँ। जी, आपकी आपसे राब्ता शायद मुनक़ता हो गया था, कट गई थी लाइन। जी, अश्वनी साहब, आपसे सवाल यही है, देखिए आपसे सवाल एक पॉइंट भरा सवाल ये है कि फिलहाल का वर्ड यूज किया गया, लफ्ज यूज किया गया पार्लियामेंट में कि फिलहाल एनआरसी को लेकर कोई फैसला या मंसूबा सरकार के पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या आने वाले दिनों में इस तरह का मंसूबा रखती है? अगर सरकार के पास मंसूबा इस तरह का नहीं है तो सरकार ये साफ तौर पर पार्लियामेंट में सरकार को साफ करना चाहिए कि इस तरह का कोई मंसूबा है ही नहीं, हम कर ही नहीं रहे हैं एनआरसी को लेकर कोई फैसला। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पर वजाहत करने की जरूरत है? जरा सुनिए पहले। आप यहाँ फोन लाइन पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद साहब यहाँ पे लाइन पे हैं। मुझे इनसे केवल 3 सवाल पूछना आपके माध्यम से जी, कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स को छोड़ के सबको अलाउ कर दिया गया है ये कानून में। अगर कांग्रेस या तो खुल के कहे कि नहीं, कांग्रेस के सभी मुसलमानों को आप भारत की नागरिकता दे दो। इसी तरीके से बांग्लादेश में मुस्लिम जो वहाँ मेजॉरिटी है उनको छोड़ के बाकी माइनॉरिटी को दे दिया गया है। तो कांग्रेस खुल के बोले कि नहीं आप माइनॉरिटी के साथ कांग्रेस के जो बांग्लादेशी जितने मुस्लिम्स हैं, जो 4 करोड़ यहाँ भारत में रहते हैं, जो घुसपैठ कर चुके हैं, आप उनको भी मान्यता दो। अफगानिस्तान से सारे माइनॉरिटीज को मान्यता मिल चुकी है, यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। कांग्रेस खुल के बोले जो अफगानिस्तान के तालिबानी, आप उनको भी यहाँ की नागरिकता दो। तो खुल के बोले, ऐसे लुका छिपी वाला खेल नहीं चलेगा। इसलिए में ये है असंवैधानिक। अरे असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। संविधान का संरक्षक कांग्रेस नहीं है, संविधान का संरक्षक राहुल गांधी नहीं है, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में 150 PIL है। इंतजार करें, सारे इनके बड़े नेता वहां ऑलरेडी अपीयर कर रहे। हम इसलिए स्पष्ट बोले, ये शरणार्थियों के साथ है या घुसपैठियों के साथ है? ये घुसपैठियों को भी या तो खुल के कह दे कि भाई जितने भी रोहिंग्या आए हैं, जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको आप नागरिकता दे दो। तो खुल के कहना भी नहीं चाहते, लुका छिपी वाला खेल कर रहे हैं। ये बताओ, स्पष्ट बताए, जितने अफगानिस्तान के तालिबानी उनको आप नागरिकता दो, जो पाकिस्तान के मुस्लिम है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं उनको भी आप। रहमान खान साहब, कांग्रेस की वजाहत जरूरी। देखिए, ये पाकिस्तान 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 करके
ये नहीं, आप स्पष्ट बताइए, पाकिस्तान की सारी माइनॉरिटीज को नागरिकता मिल चुकी है। अब आप यहाँ तो खुल के बोलो कि हिजबुल मुजाहिदीन को दो, जैसे मोहम्मद को दो, और पाकिस्तान दो। आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेना देना क्या है ये बताइए। तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? क्यों आप विरोध कर रहे हो? क्यों आप पीछे से 500 रुपए बटवा रहे हो? आप लोगों को भड़का रहे हो? नहीं, आप जरा आप इस तरह से बात मत किए, पहले जवाब दीजिए। संविधान का अश्वनी साहब जवाब सुन लीजिए। 3 सवाल आपने पूछे हैं, तीनों सवाल के जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर वक्त पाकिस्तान बीजेपी को पाकिस्तान छोड़ के कोई और बाकी नहीं रहेगा। हर वक्त ये कहते हैं पाकिस्तान से लेना देना क्या है। हम हमारे मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, हम 40 हिंदुस्तान में है। आपको चाहिए था कि ये मसला देखिए कर रहे हैं आप। नहीं आप का विरोध किसलिए कर रहे हैं आप? इसलिए कि वहाँ मुसलमान लफ्ज लाए हैं। आप क्यों लाए मुसलमान वर्ड? आपको क्या कौन कहा था कि मुसलमान का वर्ड इस्तेमाल किया जाए? हमने मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया, हमने माइनॉरिटी वर्ड यूज किया। मुस्लिम ठीक है, अगर अमेंडमेंट में माइनॉरिटी लिखे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं अगर कह रहा हूँ अगर उसमें हिंदू माइनॉरिटी लिखा हुआ है, हिंदू क्रिश्चियन सिख पारसी नहीं लिखा हुआ है, आपको मेहरबानी से सुनने की कोशिश कीजिए सुन लीजिए अश्वनी साहब। नेहरू लियाकती पैक्ट आज भी जिंदा है और वो पैक्ट अभी अग्रीमेंट है अभी आज तक। उसके तरीके से आपने कभी कोशिश नहीं किया है कि ये माइनॉरिटीज का वहाँ का मसला आप उठाए वहाँ पर, उस पर आपने कभी उठाया नहीं है। नेहरू लियाकत पैक्ट में वहाँ के माइनॉरिटीज की लफ्ज उनका प्रोटेक्शन का दोनों तरफ का मेंशन किया है। एक बस होम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में नेहरू लियाकती पैक्ट का जिक्र किया है उस पे। और जब मैं खुद माइनॉरिटी में को आप 50 साल से कर रहे थे ना, जरा आप तो 50 साल से लियाकत पैक्ट करके बैठे हुए थे। 23% से 3% हो गए आपके नेहरू लियाकत पैक्ट के चक्कर में। आप कहाँ चले गए 20% को? अरे आप 20% कहाँ चले गए? आप गुमराह कर रहे हैं। आपके लियाकत पैक्ट ने 23% से 3% कर दिया हुआ माइनॉरिटी को। वेस्ट पाकिस्तान में पहले से भी 3% थे, आज भी 3% है। ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान में 23% थे। ठीक है अश्वनी साहब अश्वनी साहब और के रहमान खान साहब, आप दोनों से ये मेरा सवाल है, आप दोनों से आप तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, जाहिर सी बात है आपका तजुर्बा भी बहुत है। और मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जितना हिंदू मुसलमान हो रहा है शायद उससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, इसकी अहम वजह क्या है? अरे खूब हो रहा था। हिंदू आतंकवाद सब तो कांग्रेस ने दिया था, भगवा आतंकवाद कांग्रेस ने दिया था, बीजेपी ने थोड़ी दिया है। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, या तो आप स्पष्ट कहो कि तालिबानियों को नागरिकता दे दो, आप जैसे मोहम्मद के लोगों को नागरिकता दे दो भारत की, आप जैसे हिंदू मुजाहिदीन को भी मान्यता दे दो, आप जितने सारे रोहिंग्या घुसपैठिए उनको भी नागरिकता दे दो, उनके बोलो आप। मेहरबानी से ऐसा है, मैंने सबसे कहा संविधान की संरक्षा सोनिया गांधी नहीं है, संविधान की संरक्षा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कानून सही है गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, सब जुरिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से देख रहा है। और कई पीआईएल भी दाखिल की गई हैं, 150 से तकरीबन 150 पीआईएल है। जी जाहिर सी बात है, मैं 150 ही बोली, 150 ही बोली, तकरीबन 150 पीआईएल दाखिल की गई हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जायजा भी लिया जाना है। लेकिन अश्वनी उपाध्याय, सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट में आज सरकार की तरफ से साफ तो कर दिया गया कि एनआरसी को लेकर कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन फिलहाल कहा गया है, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार इस हवाले से कोई फैसला ले सकती है? लोग अब कंफ्यूज इस पर होंगे। सना जी, क्या आपको लगता नहीं कि इस पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए? अरे मैंने आपको बता दिया, अभी नहीं है तो नहीं है, खत्म बात हो गई। अभी नहीं है यानी आने वाले दिनों में होगी? नहीं, ये आप कैसे, अगर होगी तो पार्लियामेंट को फिर बताया जाएगा, फिर पार्लियामेंट को बताया जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो लोगों का यकीन आप नहीं हासिल कर सकते ना। अरे सुनिए, तो एनआरसी से घुसपैठियों को दिक्कत होनी चाहिए, भारत के लोगों को थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए। एनआरसी से केवल घुसपैठियों को परेशान होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है
ये लोग घुसपैठियों को बचाने के चक्कर में क्या क्या करने चले जा रहे हैं। नहीं तो एक ऐसा कानून सीए लाया जाए, उसके अगर सीए नहीं लाया जाता, मान लीजिए फर्ज करिए अश्वनी साहब, अगर सीए नहीं होता, अगर सीए नहीं होता तो घुसपैठिए भी होते शहरी। अगर सीए नहीं होता तो, अगर सिर्फ एनआरसी होता तो घुसपैठिए शहरी होते। फिर आप कैसे फर्क करते? क्या बात कर रही हैं आप? क्या मतलब? मैं एक बात कर रही हूँ, मैं सपोज दैट की बात कर रही हूँ कि फर्ज करिए अगर सीए नहीं होता और एनआरसी आप लेकर आते तो घुसपैठिए शहरी होते। ऐसा पहली बात तो ये कि सपोज ऐसे मत करिए, ऐसे सपोज करके कंफ्यूज मत करिए। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आपको जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है सर, आपको जो सर देखिए, आपको जो लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है बहुत जरूरत है, क्योंकि आप हुक्मरान पार्टी के लीडर हैं, हुक्मरान पार्टी के लीडर हैं, आपके हाथ में सत्ता है, तो लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की भी जिम्मेदारी आपके हाथों में। आपका सवाल ये है कि 5 साल बाद आपको जो बच्चा पैदा होगा उसका क्या नाम रखेंगे, वो गोरा होगा कि काला होगा, वो मैं अभी बता सकता हूँ क्या? वो कैसे मैं बता दूंगा? वाह। तो फिर सरकार को अभी कहना ही नहीं चाहिए कि फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। फिर सरकार ने ये क्यों कहा? कह दिया फिलहाल एनआरसी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, खत्म। तो फिर नहीं कहना चाहिए ना? कैसे बता दे आप? मैंने आपका सवाल वही है, आप ये कह रही हो कि मैं ये बताऊं कि 5 साल बाद हमें बेटा होगा कि बेटी, बेटा होगा तो गोरा होगा कि काला, ये कैसे आज बता सकता हूँ मैं? 5 साल के बाद रहमान खान साहब, आप अश्वनी साहब का जवाब सुन रहे हैं, उनका कहना है कि 5 साल बाद आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अभी हम कैसे बता सकते हैं, मतलब सरकार कैसे बता सकती है? साहब एक ये ऐसी बातों को डिफेंड कर रहे हैं जो नॉन डिफेंडेबल नहीं है, तो इसमेन ज्यादा चर्चा की भी जरूरत नहीं है। सवाल है कि एनपीआर और एनआरसी एक ही एक्ट के 3 स्टेप्स हैं। वो कानून पढ़ लीजिए, अगर मैं गलत है तो मुझे गलत कहिए। पहले सीएए में अमेंडमेंट लाए, वो हमको ऑब्जेक्शन है, इसलिए कि आपने मुल्क में परमानेंट एक डिवाइड कर दिया, एक दरार डाल दी। आपको दरार डालने का हक नहीं था, दरार डाल। दूसरी बात एनपीआर, आप खुल के बोलो कि आप रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इसमें नागरिकता दे दो। अरे घुसपैठियों का सवाल अलग है भाई, आप खुल के आप कभी पाकिस्तान लेते हो, कभी घुसपैठी लेते हो, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप हुकूमत चला रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ना, आप बॉर्डर वगैरह है, घुसपैठियों को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप घुसपैठियों को रोकने में ना हल रहे तो आप दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो घुसपैठी, यहाँ सवाल घुसपैठियों का बिल्कुल नहीं है, यहाँ हिंदुत्व का सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनाने का सवाल है। आपका ये मंसूबा है, ये तमाम इक़दाम अश्वनी साहब, ये जो तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, रहमान खान साहब ने भी कहा कि दरअसल ये तमाम कदम हिंदू राष्ट्र की जानिब गामजन है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। अरे ये सेकुलर इसीलिए है कि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है। कोई एक देश बताइए जहाँ 80% मुस्लिम और देश तो किलो, कोई एक देश बताइए। ये सेकुलर है इसीलिए। अच्छा अश्वनी साहब, बाज लोगों को सीए से कोई दिक्कत नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशानी एनआरसी से है। उनका कहना है कि जब सीए को एनआरसी से जोड़कर देखा जाता है तो लूप होल्स वहीं पर मिलते हैं। तो एनआरसी, बाज लोगों को दिक्कत नहीं है सीए को, ठीक है आप लेकर आइए 3 माइनॉरिटीज, 6 माइनॉरिटीज को लाइए 3 मुल्कों से, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत एनआरसी से है। तो एनआरसी पर ही सबकी निगाहें टिक जाती हैं। अब जब सरकार ये कहती है कि फिलहाल इस पर कोई मंसूबा नहीं है, तो फिर सवाल तो वहीं का वहीं है। सुनिए, के रहमान साहब 5 बार सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो इतना बहुत अदना आदमी हूँ, मैं तो सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, रहमान साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के सारे मुस्लिम को भी यहाँ की नागरिकता मिल जाए? क्या चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनको भी नागरिकता मिल जाए? क्या चाहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मिल जाए? खुल के बताइए। अरे बताओ, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को, वहां के माइनॉरिटीज डिफाइंड है, वहां के माइनॉरिटीज, चाहे यहाँ मुसलमान एक ही माइनॉरिटी नहीं है करना है, हिंदुस्तान में 7 माइनॉरिटी है, इसी तरह से वहाँ के, अगर वहाँ के माइनॉरिटी तो मुसलमान नहीं आएंगे उसमें। रहमान साहब, आपकी समस्या ये है
कि आप सुबह से लेकर शाम तक माइनॉरिटी की माला जपते हैं और आज आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटी से खिलाफ खड़े हो गए। शाम तक भारत की माइनॉरिटी से बढ़ता है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटी से नफरत क्यों है? नहीं आपको घुसपैठियों से प्यार है और शरणार्थियों से नफरत हो चुकी है। मैं अश्विनी साहब, मैं मानता हूं, मैं सुबह से शाम तक माइनॉरिटी क्योंकि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर था। मैंने बांग्लादेश में जाके आप तो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री रह चुके हैं। एक मिनट बता रहे, सुन लीजिए अश्विनी साहब, आपके पास लौटूंगी। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं बतौर इस ओहदे पे फायज रहते हुए उन्होंने क्या देखा? देखिए मेरी सुनिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर था, नेहरू लियाकत अली पैक्ट वो मिनिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था। मैंने बांग्लादेश गया, वहां के गवर्नमेंट से, वहां के पूरे हिंदू बुद्ध सिख किसके उनके साथ गवर्नमेंट, वहां मैं मीटिंग किया, उनके प्रॉब्लम्स को स्टडी किया, उनके प्रॉब्लम्स को पूछ के उनके प्रॉब्लम्स उनकी गवर्नमेंट तक पहुंचाया। ये जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की भी है, उनकी हुकूमत की भी है। नेहरू लियाकत अली पैक्ट में एक है, हमने आज तक वो खत्म नहीं उठाया। तो वहाँ माइनॉरिटी नेहरू लियाकत पैक्ट में आपको बताता हूँ, नेहरू लियाकत पैक्ट में दौड़ दबो दिया, 23% से 3% कर दिया वहाँ के लोगों को। जी सुनिए सर जी, आप सुनिए, नेहरू लियाकत पैक्ट की बात कर रहे हैं। मार्च 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था और अक्टूबर में 1950 में वहाँ के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया था। 26 पेज का रेजिग्नेशन लेटर है जोगेंद्रनाथ मंडल का, और अगर आप कहिए तो मैं मंडल की जो रेजिग्नेशन लेटर आपको भेज दूंगा, उसमें क्या क्या लिखा है। नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद तो वहाँ पे और आपदा आ गई। नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद तो वहाँ पे जो हिंदू थे उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनके घर जलाए गए, उनकी बहन बेटियों पर बलात्कार किया गया। ये नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद हुआ, इसीलिए जोगेंद्रनाथ मंडल इस्तीफा देकर भाग आए थे। देखिए भाई साहब, मुझे ये बताइए कि नेहरू लियाकत अली पैक्ट खत्म हो गया? नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल 26 पेज का रेजिग्नेशन लेटर लिख के भारत भाग के आए थे और शरणार्थी के रूप में भारत में आके मर गए। तो ये कानून होता तो कम से कम उनको भी नागरिकता मिल जाती। आप मैं पैक्ट की बात करता हूँ, कोई आया, कोई गया, कोई स्टेटमेंट दिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ नेहरू लियाकत अली पैक्ट अभी जिंदा है, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है। मैंने उसी तरह से मेरी जिम्मेदारी जाके बांग्लादेश में पूरे हिंदुओं से मीटिंग किया, उनकी हुकूमत के सेक्रेटरीट में मीटिंग करते रहे और बांग्लादेश को बांग्लादेश के माइनॉरिटी 30% से 8% आपकी मीटिंग का फायदा हुआ बांग्लादेश। देखिए भाई, आप बीजेपी है, आप अश्विनी साहब एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे के रहमान खान साहब। अश्विनी साहब, सीए कानून 6 कम्युनिटीज को 3 मुल्कों के शहरियत देता है, यानी घुसपैठिए जो हैं वो शरणार्थी हो जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात अश्विनी साहब ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्या ये लोग जो आएंगे वो क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित नहीं हो सकते? नहीं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। क्या ये डेट उसकी 2014 है? वो तो पता है 2014 है जी, डेडलाइन 2014 है। लेकिन तो क्या लगता नहीं आपको कि कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मसला दरपेश हो सकता है? नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मतलब जो मसला होता है उसको गृह मंत्रालय ने पूरा समझा है। 6 साल बाद पूरी अच्छी तरीके समझा बीजा, उसके बाद फिर जो घुसपैठिए जिन्हें आप मान रहे हैं, जिन्हें आप घुसपैठिए मान रहे हैं, वो भी तो रह रहे हैं ना? नहीं है वो घुसपैठिए नहीं, वो शरणार्थी है। नहीं, एनआरसी जब आप लाएंगे तो जिन्हें आप घुसपैठिए मानेंगे, अश्विनी साहब एक बात साफ कर दिए, एनआरसी जब आप लाएंगे जो घुसपैठिए करार दिए जाएंगे तो वो भी तो मुल्क में रह रहे हैं, तो निकाला जाएगा ना। तो फिर तो उनसे इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन सीए के तहत जो शरणार्थी बन गए उनसे इंटरनल सिक्योरिटी का मसला सरकार को नहीं दिखता। सीए के तहत क्यों दंगा उठेगा? क्यों उठेगा दंगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दंगा अगर दंगा उठेगा तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और विपक्षी दल इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये गलतफहमी पैदा करवा रहे। अगर सीए के नाम पे कोई दंगा होता है तो पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस का तो दंगों का इतिहास है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप परेशान नहीं होइए, हम लाएंगे ही नहीं एनआरसी। अश्विनी साहब समझ में नहीं,
सरकार क्यों मुझे परेशान वही है? बात समझ में नहीं आती कि सरकार क्यों फिलहाल परेशान है? मुझे यही बात समझ नहीं आती कि सरकार एक तरफ तो जो लोग अपोज कर रहे हैं एनआरसी को लेकर, उनमें खौफ पैदा है, उन्हें कम करने की कोशिश तो कर रही है सरकार, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं कर रही है। उस खौफ को पूरी तरीके से कम करना सरकार नहीं चाह रही, यानी मन में खोट है, सुनिए, मैं दाढ़ी आपको में बताता तिनका हूं। है। अगर चलो एनआरसी नहीं आएगा, अब कांग्रेस कोई तरीका बताए कि जो यहाँ 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो हमारे हिस्से की रोजी रोटी छीन रहे हैं, जो हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं, जो यहाँ का पानी पी रहे हैं, जो यहाँ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए, उनको कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, के रहमान खान साहब, अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए एनआरसी नहीं आएगा, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे घुसपैठिए जो हैं, जिन्होंने रिसोर्सेज पर कब्जा कर रखा है, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। देखिए, ये मुझे शर्म आती है इसमें डिबेट में हिसाब लेने की, तो इन्होंने कह दिया, इनकी जबान पे ना लगाम है, 5 करोड़ शरणार्थी यहाँ भागे, ये घुसपैठी आ गए। अब ऐसे लोगों से मैं क्या जवाब दूं? इसका कोई सबूत है? 5 करोड़ घुसपैठी दिल में आया और आप मुझे बताओ कि बिना एनआरसी लाए घुसपैठियों को कैसे पैदा होंगे? 5 करोड़ आप तरीका बताओ, सरकार उसको करेगी। आप तरीका आ रही है, मैं डिबेट में हिस्सा ले रहा हूँ। आप तरीका बताओ कि बिना एनआरसी के घुसपैठियों को कैसे पैदा होंगे? तरीका बताओ। तरीका देखिए, हम हुकूमत है, हुकूमत उसके ऊपर हर हुकूमत, हर इंटरनल सिक्योरिटी, आप ही नहीं, पहले से अगर एनआरसी का आपको विरोध करना तो तरीका तो बताइए। देखिए भाई साहब, सारी दुनिया में घुसपैठी आते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, घुसपैठी सारी दुनिया में, अमेरिका में, उसके कानून के जरिए से आइडेंटिफाई कहते हैं, इसलिए कि बीजेपी कह देती है कि करोड़ों घुसपैठे है तो मुल्क नहीं मानेगा, उसके अरे सर, आपने माना है, ये करना आपकी चाहिए। सरकार ने माना है। मैं समझता हूँ ठीक है, ये ऐसा इशू है, ऐसा मुद्दा है, ऐसा टॉपिक है कि जिसपे बहस जो है कितनी भी कर ली जाए नामुकम्मल ही होती है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब, अश्वनी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में पहली बार ऐलान किया है, पूरे मुल्क में एनआरसी कराने का कोई मंसूबा नहीं रखती है सरकार। फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं है और इसी के साथ सवाल ये उठता है कि जब फिलहाल सरकार कर रही है तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में सरकार इस हवाले से कोई ना कोई मंसूबा रखती होगी। तो बुलेटिन में लगातार आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, वो खबर जिस पर लगातार एहतजाजी मुजाहरा भी हो रहा है और उसी खबर को लेकर वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में पहली बार ऐलान किया है। जी हां, वज़ारत दाखिला ने एनआरसी को लेकर अपना तबसरा किया है और तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो तस्वीर साफ करने की, वाज़ेह करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में एनआरसी को लेकर बयान देकर, ये नाकाफी है। फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ारत दाखिला की तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया, लोकसभा को मुमलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने इस ताल्लुक से जानकारी दी है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद, अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो लफ्ज है वो कहीं ना कहीं बहुत मानाखेज हो जाता है। मानाखेज इसलिए कि सरकार फिलहाल कह रही है, यानी आने वाले दिनों में एनआरसी को लेकर सरकार कोई ना कोई फैसला ले सकती है। खुर्रम, देखिए सना, जिस तरह का जवाब दिया गया है उससे तो साफ है कि सरकार का फिलहाल भले से कोई इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हो सकता है, क्योंकि नामा नागेश्वर राव और चंदन सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं, एनडीए का हिस्सा है, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था लोकसभा में, जिस पर होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया था, वजीर दाखिला अमित शाह के मंत्रालय से उनकी वजारत से सवाल पूछा गया था और उनकी तरफ से जवाब में कहा गया है कि फिलहाल एनआरसी को लेकर के कोई भी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। सवाल ये पूछा गया था कि क्या पूरे मुल्क में एनआरसी को नाफिज करने का कोई मंसूबा है, और अगर है तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं और किस वजह से सरकार इस तरह का फैसला ले रही है, और क्या ये सही नहीं है कि जो हिंदुस्तान के शहरी हैं अगर उन पर एनआरसी यानी कि खुद की शहरियत साबित करने का एक बोझ डाला जाएगा तो क्या वो इजाफी बोझ नहीं होगा, जिस पर वज़ारत दाखिला ने कहा कि हम फिलहाल ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं है, इसलिए तमाम दूसरे जो सवालात हैं वो नॉट एप्लीकेबल हैं। तो ये जवाब बहुत बड़ा है। हालांकि दिल्ली की सियासत में जिस तरह से
लगातार इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं और लगातार शाहीन बाग को एक सोच के तौर पर दिखाया जा रहा है। और शाहीन बाग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि NRC, CAA और NPR का मुद्दा ये तमाम का तमाम उन तमाम विरोध प्रदर्शनों में दिखाई दे रहा है जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और वहां पर जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को शहरियत देने से, लेकिन जिस तरह से मजहब को बुनियाद बनाया गया वो उससे दिक्कत है। और सबसे अहम सवाल जो वहां पर किया जा रहा है वो ये है कि असम में जिस तरह से NRC हो चुकी है तो क्या वहां CAA को नाफिज किया जाएगा? तो क्या सिर्फ खुर्रम शहजाद आपके पास लौटेंगे। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और इस तरह के मंसूबे को लेकर जो फैसला लिया जा रहा है पार्लियामेंट में, इस तरह का जो बयान दिया गया है, इस पर समाजवादी पार्टी क्या कुछ रिएक्शन देना चाहती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बेहद शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। आपसे यही सवाल है कि उसकी वजाहत जिस पर लोगों ने कई बार कहा कि पार्लियामेंट में आके सरकार को ये कहना चाहिए कि NRC के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, कंफ्यूजन जो पैदा है उसे दूर किया जाए। आज पार्लियामेंट में पहली बार ऐलान किया गया है NRC को लेकर कि फिलहाल इस तरह का कोई इरादा सरकार के पास नहीं है। फिलहाल जो वर्ड है, फिलहाल जो लफ्ज है, वो कहीं ना कहीं बहुत चीजों का इशारा करता है। वो इशारा ये करता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार इस ताल्लुक से कोई फैसला कर ले। क्या लगता है कि ये जो बयान दिया गया है पार्लियामेंट में, ये तशफ़ी बख्श है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो लीडरान हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हें श्योरिटी लेना चाहिए यह कि बीजेपी का हमारे प्रधानमंत्री का या अमित शाह का ये बोलना जो है ना, इनका इस पे भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। जो लोग जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है और समय समय पर रंग बदलते रहते हैं, इन्होंने रामलीला मैदान में कह दिया कि 2014 से कभी NRC पे डिस्कशन ही नहीं हुआ, हमने कोई बात ही नहीं किया आज तक। 130 करोड़ जनता को कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, और दूसरी तरफ ये जो है पार्लियामेंट में इसको पास करवा रहे हैं और अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि इससे किसी हिंदू को तकलीफ नहीं होगी, आज ये हम पूरे देश में लागू करेंगे, हम माने। अब ये क्या चीजें, तो अभी फिलहाल मतलब क्या 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन 4 दिन, साल 2 साल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिलहाल, ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारी डिमांड होना चाहिए नॉट ओनली NRC, CAA और NPR, ये तीनों चीजें बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। लागू अगर कोई चीज होगी, जो CAA लागू है, अगर वो किसी को बाहर से लाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आना चाहता है, तो वो खुल करके, ये नहीं कि हम इनको ही लाएंगे, जो भी व्यक्ति बाहर है, और अब लाइए ना हिंदू को, लाइए ना क्रिश्चियन को, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु आप इसके अंदर चिल्ला कर ये कहेंगे कि हम सबको लाएंगे, नहीं लाएंगे तो मुसलमान को नहीं लाएंगे। इनकी नीयत इससे जाहिर होती है ये मुस्लिम दुश्मनी वाले लोग हैं, ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं इन चीजों के नाम पर। अगर कोई पाकिस्तान में कोई हमारा भाई माइनॉरिटी में तकलीफ में है, आना चाहता है, 100% आ जाए, लेकिन कोई मुसलमान अगर आज अफगानिस्तान में बुर्का नहीं पहन रही है, कोई मुस्लिम, उसको मार दिया जा रहा है, वो हिंदुस्तान आना चाहती है, तो क्यों नहीं लाना चाहते हैं आप? ये भी डिक्लेयर कर दीजिए आप। और पड़ोसी मुल्कों में, हमारा पड़ोसी मुल्क बर्मा है, हमारा पड़ोसी मुल्क यहाँ पे चाइना है, जहाँ पे आज माइनॉरिटी में मुसलमान है और वो परेशान है, तो उसको क्यों नहीं ला सकते आप? अगर आपको आप